हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास 8th का चैप्टर 5। क्लास 7th का आपका पूरा पॉलिटी कंप्लीट करा दी हूँ और आपका क्लास 8th का चैप्टर 5 चल रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपका जो आपका प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट है उसको भी करा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, आप एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 20 नंबर आपके पेडागोजी के होते हैं। आपका 40 मार्क्स का कंटेंट आता है। ठीक है, आपका 40 मार्क्स का कंटेंट आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब आपका फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता, अब आपका डिटेल क्वेश्चन पूछता है। तो हमें हर चीज़ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बच्चे का एक एक मार्क्स से हो नहीं पाता है। ठीक है, ये तो आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और आपका कोई कंपटीशन किसी से भी नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, हाशिए करण की समझ। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हाशिए करण का मतलब क्या होता है। हाशिए करण का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को कि किनारे पर ढकेल देना। मतलब किसी भी कास्ट को, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समुदाय को अगर हम एक तरफ ढकेल देते हैं, वह व्यक्ति किसी भी चीज़ों के केंद्र में नहीं होता है। तो ये होता है हाशिए करण का मतलब। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि हाशियाकृत लोग जो होते हैं या समुदाय जो होता है वो बहुत गरीब और कमज़ोर होते हैं। इसलिए उन्हें सब बहुत हीन भावना से देखता है। उनके साथ कोई बैठना नहीं पसंद करता है, उनके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता, उनके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता, उनके साथ कोई खाना खाना पसंद नहीं करता, उनको कोई अपना मित्र बनाना नहीं चाहता। तो यही है कि मतलब आपकी सोच, आपका व्यवहार सही नहीं है, औरों को पसंद नहीं आता है। तो यही होता है हाशिए करण का मतलब। तो आपको इसी चैप्टर में यही पढ़ना है कि पहले के जो लोग थे, आदिवासी लोग, तो उनके साथ कैसा हाशियाकरण किया जाता था। ठीक है, दिल्ली में एक आदिवासी परिवार। तो ये आपका ऐसे ही स्टोरी बेस समझाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, तो आप इसे देख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये एक स्टोरी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता नहीं है। तो आइए चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए आदिवासी कौन होते हैं। आदिवासी कौन होते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगल के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह रह रहे हैं। ठीक है, आदिवासी जो होते हैं वो जंगलों में ही रहते हैं। और जंगल में ही उनका पूरा जीवन बीत जाता है, उसे कहते हैं आदिवासी। ठीक है, अब यहाँ से आइए देखिए, भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है और देश के बहुत सारे से महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में रहते हैं। कहाँ कहाँ, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासी की सारी आबादी एक जैसी नहीं होती है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। जहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब देखिए ना, ये सब पूछता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। मतलब इतने सारे राज्यों में, ठीक है, इतने सारे अलग अलग स्टेट में आपके आदिवासियों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो मतलब मुझे लगता है कि हर जगह, हर स्टेट में कहीं ना कहीं आदिवासी आपके रहते हैं। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं। उड़ीसा में 60 से अधिक है। कितने 60 से अधिक जनजाति रहते हैं। और आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फ़र्क बहुत कम होता है। इसी वजह से समुदाय जाति वर्ण पर आधारित है और समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, आदिवासी जो है वो अपने में ही मतलब भेदभाव नहीं करते, उनके में ऊंच नीच का कोई फ़र्क नहीं होता है। वो दिखने में थोड़े अलग होते हैं, उनका समुदाय अलग होता है, उनका जाति अलग होता है, तो इसलिए वो अलग पहचान में आ जाते हैं कि यही आपके जनजाति हैं, मतलब आदिवासी हैं। आदिवासी की बहुत सारी जनजातीय मान्यताएं हैं। उनके धार्मिक विश्वास अन्य धर्मों से भिन्न। वे अक्सर अपने पुरखों, गांव और प्रकृतियों की उपासना करते हैं। ठीक है, वो अपने जो भी उनके वो पूर्वज लोग, जो भी उनके पहले के दादा परदादा होते थे, पूर्वज होते थे, वो उनकी ही प्राकृतिक से और उनकी ही उपासना किया करते हैं। प्राकृतिक से जुड़ी आत्माओं में
पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती है और इनका वही निवास स्थान है। ठीक है, तो यही उनका निवास स्थान है। ये आपका जो भी लाइन है अब तक मैंने आपको पढ़ा के बताया, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, देखिए बंगाल और असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं जो है इसी के उदाहरण है। 19वीं सदी के बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। ठीक है, तो 19वीं सदी में हाँ बहुत सारे आदिवासी जो थे वो ईसाई धर्म को अपना लेते हैं, और आज के टाइम में ईसाई धर्म भी हर एक धर्म के बराबर एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं होती हैं। कौन कौन सी भाषाएं होती हैं? उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग, संभवतः उतनी ही पुरानी है। हाँ, जहाँ इन भाषाओं ने बंगला मतलब मुख्य धारा की भारतीय भाषा को गहरे तौर पर प्रभावित किया है, और उस संथाली भाषा बोलने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा भाषा जो लोगों के बीच में बोली जाती है वो आपकी संथाली भाषा बोली जाती है। ठीक है, ये है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं कि आदिवासी और प्रचलित छवियाँ ये क्या होती है। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश करते हैं। स्कूल के उत्सव, सरकारी कार्यक्रम और किताब व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, कि बहुत सारे लोगों को इससे यह गलतफहमी होती है कि उनका जीवन बहुत आकर्षक होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आदिवासियों पर जो यह आरोप लगा है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके अंदर भेदभाव की किसी भी समुदाय को लेकर वो भेदभाव नहीं करते। ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी बात है। अब आदिवासी और विकास, आदिवासी जो है जो उनका विकास कैसे हुआ। इतिहास के आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में आपने पढ़ा है कि भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगल का बहुत सारा गहरा महत्व था। ठीक है, लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारत, लकड़ी, जड़ी बूटी, पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं के मुख्य आधार बने थे, वे सभी जंगल में ही रहते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये सब पशु ना हो पहले के टाइम में तो लोगों का काम आसान ना हो। ठीक है, तो इसीलिए ये सब पशु कहाँ होते हैं? जंगल में होते हैं। तो इसलिए जंगल का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, जीवन में जंगल का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको वहाँ के पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है। उन्हें जंगलों में बहुत सारी नदियों का लगातार पानी मिलता है, और अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करती है। 19वीं सदी के लास्ट तक हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था, और उन्हें कम से कम 19वीं सदी के और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक, मतलब जब 19वीं सदी आधा बीत गया, उसके बाद क्या हुआ कि विशाल भूखंडों का आदिवासी के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी बैठ थी, और इसीलिए जंगल पर वो पूरा नियंत्रण, उनका पूरा जो पावर था वो पूरा जंगल पे था। आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों, रजवाड़ों के अधीन नहीं थे। मतलब वो उन लोग के चक्कर में नहीं थे, मतलब उनके ऊपर आश्रित नहीं थे कि हाँ उन्हें किसी की रियासत मिले, कहीं से कुछ पैसा वगैरह मिले। वो खुद ही इतने सक्षम थे कि वो सारा काम खुद से कर लिया करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों से में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियों और राज्य व औद्योगिक के राजनीतिक दबाव के वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घर में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। ठीक है, अब उन लोग भी आमतौर पे सबके घर में काम करने के लिए जाने लगे हैं। ये देख लेते हैं झारखंड और आसपास के इलाके के आदिवासी जो हैं, 1830 के टाइम की बात है कि भारत और पूरे दुनिया और अन्य इलाके, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में आते जाते रहते थे। भारत का चाय उद्योग, देखिए भारत में चाय उद्योग और असम में उनके श्रम से ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना और विरह और मौत की कहानी में है। 19वीं सदी में ही पलायन के कारण 5 लाख आदिवासियों की मौत हो गई। ठीक है, पलायन के वजह से 5 लाख आदिवासियों की मौत हो गई। आओ मिनी असम चलें, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम और
बाबू कहता है उन्हें पकड़ो, इधर लाओ। तो यही सब कहानी है उनकी। देख सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आपका है कि जब भी वो आदिवासी जो थे वो मतलब जंगलों में रहते थे, बहुत कार्य करते थे, तो उन्होंने मतलब कि बहुत बार, हाँ, जब भी कोई कार्य हो तो उनसे उनका खेत वगैरह सब छीन लिया करते थे लोग। ठीक है, जो औद्योगिक हैं वो फैक्ट्री बनाने के लिए उनसे उनकी, हाँ, जो ज़मीन थी वो छीन लिया करते थे। लेकिन ये सरकारी जो आंकड़ा है उससे यह पता चलता है कि जब खनन का कार्य होता था तो उससे 50% से भी ज़्यादा लोग आदिवासी थे। इतना आदिवासी लोग करते थे। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से यह पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में ये लोग, हाँ, विस्थापित थे और उनमें से 79% आदिवासी थे। ये इन लोग का पूरा आंकड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते थे। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियाँ दवाई के तौर पे, 325 प्रजातियाँ कीटनाशक के लिए, 425 प्रजातियाँ गोंद रेजिन डाई के तौर पर और 550 प्रजातियाँ रेशों के इस्तेमाल के लिए की जाती थी। उनमें से 3500 प्रजातियाँ भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। मतलब इतना लोगों को इनसे फ़ायदा होता है तो भी आज के लोग आदिवासियों से भेदभाव करते हैं। ठीक है, यही आपको इसमें पढ़ना है। ये सारा आप एक कहानी के तौर पे पढ़ सकते हैं। उन आदिवासियों को उनके ज़मीन से हटाते थे जो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा बहुत कुछ थे। वही है कि उनके साथ क्या अन्याय हुआ, उनको ज़मीन अपना मतलब कि औद्योगिकरण बढ़ाने के लिए उनको उनके ही ज़मीन से हटा दिया करते थे। ठीक है, उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से अटैच हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधन के लिए होने वाले छीना झपटी और विस्थापन की प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि इसमें से न केवल सत्ता और संसाधनों तक, हाँ, पहुँच है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, ये सब छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की जो संस्कृति होती है समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है और ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे का बात साबित हो सकता है। संभवतः छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जा रहे हैं। तो यही है आपका। देखिए अब यहाँ पे आइए, मुसलमान और हाशियाकरण, मतलब कि हर एक जाति के साथ हाशियाकरण कैसे लोग करते थे। यही इसके बारे में बताया गया है। आपका थोड़ा बहुत कम चैप्टर बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी भारत की जनसंख्या का 14% था। उनके तुलना में, हाँ, सामाजिक आर्थिक विकास के निम्न स्तर के कारण के किनारे पर रहने वाला समुदाय माना जाता है कि विभिन्न स्रोतों में ली गई निम्नलिखित 3 श्रेणियों में पता चलता है कि उनकी मूलभूत सुविधा, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर देखिए, हिंदुओं के लिए पक्का मकान इतने प्रतिशत था, बिजली ये और पानी ये। ठीक है, देखिए साक्षरता में कितने प्रतिशत थे और सरकारी नौकरियों में इनको कितना हिस्सेदारी मिलता था, ये आंकड़े हैं। ठीक है, तो ये है आपका। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। न्यायपूर्ण राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बताया है कि समिति में भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया है और हाशियाकरण के विस्तार से अध्ययन किया है। कि समिति की रिपोर्ट से यह पता चला है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हाशियाई समुदाय से मिलती जुलती है। और रिपोर्ट के हिसाब से संख्या 56 के अनुसार 7 से 16 साल के उम्र में मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक आर्थिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले काफ़ी कम साल तक स्कूल जा पाते हैं। ठीक है, यही इसमें कहा गया है।
अब देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों की तरह नहीं हैं। अक्सर यही सोच हमारे साथ भिन्न व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशिए का कारण के कारण कुछ स्थितियों में इलाकों से पहले ही रहते वहाँ निकलने वाले अक्सर उनका घेटोआइजेशन करते हैं। कभी कभी यही जो है इसी में वो हिंसा भी कर बैठते हैं। ठीक है, हिंसा भी कर बैठते हैं। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा है कि मुसलमान के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे हमने देखा है कि आदिवासियों के स्थिति के भी बारे में। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि मुसलमानों का कैसा भेदभाव, कैसा व्यवहार था और आपका ये आदिवासियों को क्या क्या झेलना पड़ा, आदिवासियों के साथ लोग क्या क्या करते थे। इसका निष्कर्ष क्या है कि हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि हाशियाई समुदाय का क्या मतलब है, और हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के एक्सपीरियंस में यह समझने का प्रयास किया है कि इन समुदायों के हाशिए में रह जाने के लिए अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और हाशियाई समुदाय हैं। इसी तरह एक समुदाय यह भी है। ठीक है, हाशियाई करण के लोगों से बहुत ही भेदभाव हुआ करता था। ठीक है, हाशियाई समुदाय है अपनी संस्कृति विशिष्टता बनाए रखता है और साथ ही अधिकार, विकास और अन्य अवसरों के बराबर भी हिस्सा चाहते हैं। तो ये आपको अब अगले अध्याय में आपको पढ़ना है कि इसके बारे में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये एक समिति है सच्चर। उसमें क्या होता है कि मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया करते हैं और आम तौर पर मानते हैं कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसे में भेजना चाहते हैं। और आंकड़ों से यह मालूम पड़ता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसे में जाते हैं, बल्कि मुसलमान के 66% बच्चे जो हैं वो सरकारी या 30% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तो यही है आपका चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो अगर आपने चैनल फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।